हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। ठीक है, माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम बायोलॉजी के जो 12th क्लास के बायोलॉजी है उसके 5वां चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत आते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी वेरिएशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। प्रिंसिपल जो है हेरिटेंस और वेरिएशन का जो प्रिंसिपल देने वाले थे वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसी में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखें, वंशागति जो होती है, सबसे पहले टॉपिक यानी शीर्षक जो आती है, ये कहानी के ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो शीर्षक आते हैं वो है टाइटल वंशागति। ठीक है, तो हम वंशागति को जानेंगे। ठीक है, तो वंशागति क्या होता है। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको जानेंगे कि क्या है। आनुवांशिक गुण जो होते हैं ना, हेरिडिटी गुण को फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाने की क्रिया को इनहेरिटेंस कहा जाता है, कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अगर मान लेते हैं एक्स एक्स फीमेल का है और ये मेल का एक्स वाई। ठीक है, तो यहां से जो ये क्या है, गैमेट्स पेरेंट्स है। ठीक है, या इस पेरेंट से जब गैमेट्स तैयार होंगे तो मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहां से भी मियोसिस होता है। हमने बताया था आप लोग को पहले भी कि मियोसिस की डिवीजन होती है और दो बना लेते हैं। तो यहाँ पे दो क्या बनाते हैं, ये तो पेरेंट्स है, ये गैमेट्स तैयार करेंगे। गैमेट्स जब तैयार होंगे तो दो होंगे, तो यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा, इसका एक एक्स आ जाएगा, इसका एक्स इसका वाई। जब ये वाला इसके साथ फ्यूज करता है तो क्या बनता है, एक्स एक्स। ठीक है, तो यहां से भी ये लेता है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जितनी भी है वो क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए कहां पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम में जब डीएनए पाई जाएगी तो वहां से अनुवांशिक गुण जो है कहां आएंगे, संतानों में आएंगे। जो ऑफ स्प्रिंग तैयार होगी वह कहां आएंगे, उसके ऑफ स्प्रिंग में आ जाएंगे। किससे, पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में आ जाएंगे। ये होंगे जाइगोट। ये डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो यानी जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो एम्ब्रियो कहलाएगी। तो यानी जब तक हम शिशु को जन्म नहीं दे देते हैं, यानी भ्रूण जब तक वो बाहर प्रसव की क्रिया करके बाहर नहीं आ जाता है, तब तक वो शिशु नहीं कहलाता है, वो भ्रूण ही कहलाता है, वो अंडा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह की क्रिया से आप जो है अनुवांशिक गुण को फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में भेज सकते हैं। इस विधि से ही हम जानते हैं कि वंशागति किसे कहते हैं। आपके पापा कैसे हैं, आपके पापा का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपके पापा का जो क्वालिटी है, वो आप में अगर आ गए तो समझ लीजिए कि हमारे पापा का डीएनए कार्य किया, और हमारे पापा का डीएनए, हमारे पापा का जो डीएनए का मतलब गुण है वो हम पे कुछ न कुछ आ ही
गया। ठीक है, इस तरह की क्रिया होती है हेरिडिटी इनहेरिटेंस में। यानी इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, तो अनुवांशिक गुण को फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जाने की क्रिया को इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है वेरिएशन का। ये जो वेरिएशन है, ध्यान से देखिएगा कि वेरिएशन क्या है। ठीक है, तो वेरिएशन क्या होती है ना कि आप एक देखिएगा कि बॉडी पोस्चर और एक देखिएगा सेक्सुअली पोस्चर। तो ध्यान रहे कभी भी एक माता पिता के जब दो संतान होंगे तो सेम क्वालिटी के नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, ये जो पांच हाथ में जो पांच उंगलियां है, पांच उंगलियां क्या इक्वल है? नहीं है। तो पांच उंगली जब इक्वल नहीं है तो इस उंगली को हम क्या मानते हैं, ये उंगली में यानी ये सारे फिंगर में क्या है, वेरिएशन है। सबका अपना अपना कार्य है। ठीक है, तो वेरिएशन है यानी एक दूसरे से क्या रखते हैं, विभिन्नता रखते हैं। तो वेरिएशन उसी को कहा जाता है जो एक ही माता पिता के संतानों में जीवधारियों में पाए गए अंतर को वेरिएशन कहते हैं। पाए गए अंतर को ही वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो वेरिएशन किसे कहा जाता है, तो देखिए ध्यान रहे कि वेरिएशन किसे कहा जाता है, तो जीवधारी में पाए गए अंतर को ही क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब जीवधारी में क्या क्या अंतर पाया जाता है ये तो आप जानते ही होंगे कि जीवधारी में पाए गए अंतर को ही वेरिएशन कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी, मानो कि ये माता अगर ये एक्स को ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं तो फिर ये क्या करेंगे, एक्स वाई के साथ अगर करता है तो ये क्या होंगे, एक्स वाई हो जाएंगे। यानी ये गर्ल्स होगी तो ये बॉयज हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, इसके साथ अगर करते हैं तो वो फिर क्या होता है, एक्स एक्स होता है। और फिर ये वाई के साथ करते हैं तो क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो है एक्स, ये सेक्सुअली यहां से यहां मिल रहा है, सेक्सुअली मिल रहा है, तो बॉडी पोस्चर कुछ ना कुछ मतलब क्या, अगर आप 90% मिल रहा है बॉडी का यानी फेस कटिंग तो 10% नहीं मिलेंगे। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। अगर एक ही माता के दो संतान एक साथ ही जन्म ले रहा है, सॉरी एक साथ नहीं जन्म लेते हैं, एक साथ तो जन्म लेते हैं क्लोन में, उसको क्लोन बोला जाता है। तो एक साथ नहीं अलग अलग जन्म लेते हैं तो उसमें से कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, उस अंतर को वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि वेरिएशन जो है, वेरिएशन कहाँ उत्पत्ति होगी, मतलब इसका वेरिएशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज ऑफ वेरिएशन। किस रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन आती भी है कि वेरिएशन का प्रयोग किस रिप्रोडक्शन में होता है। तो इसका जो है ना यूज कहाँ कहाँ होता है, ये देखिएगा कि सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया अभी कि यहां से अगर फीमेल से एक्स मियोसिस डिवीजन की क्रिया करके वह गैमेट्स तैयार करते हैं, एक एक्स और एक एक्स, उसी तरह यहाँ मेल में मियोसिस का डिवीजन होता है और एक्स और वाई गैमेट्स तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या बनाते हैं, जब एक्स और मेल से एक्स का फ्यूज होता है तो वह क्या बनाते हैं, गर्ल्स, यानी बेबी गर्ल्स हो जाती है।
और अगर वाई से फ्यूज करते हैं तो वह बेबी क्या होंगे, बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की क्रिया में वेरिएशन पाया जाता है। जब ये वाला क्रिया होती है तो कभी लड़के होते हैं तो कभी लड़कियां जन्म लेती है। इस तरह की क्रिया में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में वेरिएशन का वेरिएशन का यूज होता है। ठीक है, अब जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये भी जानिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो अमीबा है, ठीक है, इसका शेप एक है, तो इसका जो डीएनए का कॉम्बिनेशन है ये क्या करता है, एक ही डीएनए यानी क्रोमोसोम जो है उसका सेंटर में है, तो यहाँ पे एक शेप बना दिया, यानी एक डीएनए को तैयार कौन किया, ये किया। उसके बाद एक डीएनए को तैयार ये किया। तो दोनों के पास किसका इंफॉर्मेशन है, सिर्फ यही डीएनए का ही, सॉरी ये अमीबा का ही क्या है, इंफॉर्मेशन है, जो दो सेल में बना लिए, यानी दो अमीबा को जन्म दे दिया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इसी का गुण है। ठीक है, लेकिन ये जो वेरिएशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें किसका किसका गुण है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक्स का गुण आ गया मेल का, और इसमें फीमेल का, सॉरी मेल और फीमेल दोनों का गुण आया, जिसके कारण इसका डीएनए कुछ चेंज हो जाती है। इसमें 50-50% का योगदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन यूज होके एक नया डीएनए बनाता है, और यहाँ पे क्या होता है, वही डीएनए में कार्य करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही डीएनए कार्य करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो डीएनए कार्य नहीं करता है, जिसके कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का यूज होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वंशागति के सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लोग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मस्ट है कि वेरिएशन का यूज कहाँ होता है, वेरिएशन का प्रयोग कहाँ होता, कहाँ दिखता है। तो आप क्या बोलिएगा, किस प्रजनन में वेरिएशन का प्रयोग होती है, या किस प्रजनन में वेरिएशन का प्रयोग दिखता है। देन तब लिखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का प्रयोग दिखता है। ठीक है, तो अब हम लोग जेनेटिक्स के फादर के बारे में जान लेते हैं कि जेनेटिक्स का फादर कौन है। ठीक है, तो जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। 1822 ईस्वी में सिलिसिया ग्राम में हुआ था।
ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था, जो कि सिलेसिया ग्राम में है। यह सिलेसिया ग्राम जर्मनी में है। अब वह चेक गणराज्य के भाग में स्थित है। ठीक है, सिलेसिया ग्राम में हुआ था। सिलेसिया ग्राम जर्मनी में है। 1822 ईस्वी में जर्मनी के सिलेसिया ग्राम में हुआ था। यह ग्राम अब चेक गणराज्य के भाग में है। अब यह कहाँ है? यह चेक गणराज्य के भाग में स्थित है। तो 22 जुलाई 1822 ईस्वी में जर्मनी के सिलेसिया ग्राम में किसका जन्म हुआ था? ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था। अब यह चेक गणराज्य का क्या है? भाग है। यह किस पे अपना प्रयोग किया था? वह अपना प्रयोग यानी अपना एक्सपेरिमेंट जो है वह किस में किया था? मटर के पौधे में, मटर पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? पायसम सटाइवम। ठीक है, पायसम सटाइवम पे वह क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल कितने साल तक अपना प्रयोग किया था? तो 7 साल तक। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल अपना प्रयोग कितने साल तक किए थे? तो 7 साल तक किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल अपना प्रयोग 7 साल तक किया था। कब से कब तक? 1856 से 1863 ईस्वी तक। ठीक है, 1856 से कब किया था? 1856 से 1863 ईस्वी तक उसने एक्सपेरिमेंट किया। और वह ज्यादातर एक्सपेरिमेंट को एक बुक के नाम से लिखा था, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। जितने सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उसका रिजल्ट आया, उसको एक बुक में लिखा था। उसका नाम है एक्सपेरिमेंट प्लांट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये है उसका क्रियाकलाप के एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया बुक में अपने सारे रिजल्ट को लिखा था। किसने लिखा था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जेनेटिक्स का फादर किसे माना जाता है? तो जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में जर्मनी के सिलेसिया ग्राम में हुआ था। ठीक है, सिलेसिया ग्राम अब जो है चेक गणराज्य के भाग में अवस्थित है। ठीक है, वह अपना प्रयोग एक मटर पे किया था, मटर के पौधे पे किया था। मटर के
पौधे पे किया था, ठीक है। तो ये मटर के पौधे का अध्ययन जो है ना, उसके पापा जो थे, उसके पिता जो थे, बागवानी का शिक्षा दिया था, ठीक है। उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अपने घर में ही हुई थी, यानी गांव के ही विद्यालय में हुई थी। लेकिन उसके पापा जो है बागवानी का शिक्षा उसको दिया था। किसको दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को उसके पापा ने बागवानी का शिक्षा दिया था, जिसके कारण वह अपने घरों पे देखे कि मटर के पौधे में बहुत तरह के गुण पाए जाते हैं। इस गुणों के कारण वह मटर के पौधे को ही चुना। अभी हम बताएंगे कि क्यों चुना मटर के पौधे, ठीक है। तो मटर के पौधे, जिसका साइंटिफिक नाम है पायसम सटाइवम, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1856 से लेके 1863 तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का अवधि कितना है? तो उस एक्सपेरिमेंट का जो पीरियड काल है वो पीरियड है 7 इयर्स, ठीक है। इसी 7 इयर्स में जितने सारे रिजल्ट आए थे, सारे रिजल्ट को किसमें लिखा था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में लिखा था, ठीक है। अब जो है मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग ही क्यों किया, इसके बारे में जानना है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही प्रयोग क्यों किया। तो मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया, ये जान लेते हैं हम लोग। मेंडल ने मटर का पौधा का ही प्रयोग क्यों किया? सबसे पहले मटर का जो पौधा होता है, टी प्लांट, एक वर्षीय होता है। एनुअल होते हैं। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मटर के पौधे में क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। आप बता देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। इसमें हमने इसके पहले जो सेकंड चैप्टर पढ़ा है उसमें बताए थे कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन जो है नेचुरल विधि यानी नेचुरल मेथड से क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेचुरल मेथड से इसमें क्या होते हैं? मटर का पौधा में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यह आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यह बगीचा में यानी गार्डन में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। यह आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मटर के पौधे में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। अनेक वैरायटी होता है, ठीक है। तो मटर के पौधे में अनेक प्रकार के क्या होते हैं? वैरायटी होते हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी क्रिया होती है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मटर का पौधा जो है वो क्या होते हैं? एनुअल होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है जो नेचुरल मेथड से सेल्फ पॉलिनेशन होगा
और ह्यूमन मेड जो पॉलिनेशन करवाएंगे वो क्या होगा, ह्यूमन मेड के तहत आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की क्रिया होगी। यह गार्डन में आसानी से प्राप्त होते हैं। मटर के पौधे में अनेक वैरायटी होते हैं। ठीक है, तो वैरायटी जब होता है तो मटर के पौधे में वैरायटी क्या होगा कि किसी का फ्लावर जो है वो कैसे कलर का होता है, वायोलेट होता है, किसी का ग्रीन होता है। ठीक है, तो इस टाइप के होते हैं। किसी का पिंक कलर का दिखाई देता है तो किसी का व्हाइट कलर का फ्लावर दिखाई देता है। तो इस तरह की जो है वैरायटी पाए जाते हैं। किसी का पेड़ पौधा जो है वो लंबा होता है तो किसी का पौधा छोटा होता है यानी बौना होता है। इस तरह के ही पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया, कब किया था मेंडल ने अपना प्रयोग 1856 से 63 में किया था, तो उसके प्रयोग को क्यों अग्रसर नहीं किया गया। ठीक है, तो उसका क्या कारण है कि मेंडल के प्रयोग क्यों प्रदर्शित नहीं हुए थे। तो मेंडल के प्रयोग क्यों प्रदर्शित नहीं हुए थे, यानी मेंडल के प्रयोग क्यों सक्सेस नहीं हुआ था। मेंडल के प्रयोग क्यों सक्सेस नहीं हुआ था, इसका भी रीजन है। ठीक है, मेंडल सबसे पहले क्या किया था, ये जो अपने प्रयोग को जिस न्यूज़पेपर पे बनवाते थे, छापते थे, वह कैसा था, मेंडल अपने परिणाम को ऐसे विज्ञापन पर छपवाते थे जिसे अधिक पर्सन नहीं पढ़ा करते थे। ठीक है, तो मेंडल अपने परिणाम को ऐसे विज्ञापन पर छपवाते थे जिसे अधिक पर्सन नहीं पढ़ा करता था। ठीक है, उसके बाद वह अपने दूसरा पॉइंट है, वह अपना प्रयोग में स्टैटिक्स का ज्यादा उपयोग किया था। जो कि बायोलॉजी के अध्ययन में शामिल नहीं कर सकते हैं। बायोलॉजी के अध्ययन में शामिल नहीं होता। ठीक है, तीसरा टॉपिक है, उस समय के वैज्ञानिक इसके प्रयोग को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो उस समय के वैज्ञानिक इसके प्रयोग को क्या कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। अब जो है मेंडल अपना प्रयोग जो किया, वो मेंडल कितने गुण वाले यानी कितने क्वालिटी वाले पौधों में किया। ठीक है,
तो मेंडल के जो सबसे पहली बात है ना, मेंडल ने मटर का ही पौधा प्रयोग में क्यों लिया? तो मटर का पौधा क्या होते हैं, एक वर्षीय होता है, एनुअल टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया उसमें अधिक होती है, नेचुरल टाइप से सेल्फ पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल टाइप से क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। यह गार्डन में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, मटर के पौधे में अनेक वैरायटी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है लिखा गया है। और नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोग क्यों सक्सेस नहीं हुआ? तो मेंडल के प्रयोग सक्सेस क्यों नहीं हुआ था? मेंडल अपने परिणाम को ऐसे विज्ञापन पर छपवाते थे जिसे अधिक पर्सन नहीं पढ़ा करता था। ठीक है, वह अपना प्रयोग में स्टैटिक्स का ज्यादा प्रयोग कर लिया था, जिसको समझ नहीं पाता था साइंटिस्ट सब। और नेक्स्ट क्या है कि ऐसे भी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अध्ययन में स्टैटिक्स जोड़ना संभव नहीं माना जाता था। उस समय के वैज्ञानिक इसके प्रयोग को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह की क्रिया के कारण मेंडल के प्रयोग क्या हो गए? विफल हो गए थे, यानी सक्सेस नहीं हुए थे। ठीक है, अब जो है हम लोग मानेंगे कि मेंडल ने कितने लक्षण वाले पौधे को चुना। ठीक है, मेंडल ने कितने लक्षण वाले पौधे को चुना? मेंडल ने कितने लक्षण वाले पौधे को चुना? मेंडल ने कितने लक्षण वाले पौधे को चुना? तो इसका आंसर आएगा 7 लक्षण। कितने कैरेक्टर हैं? तो 7 कैरेक्टर हैं। तो 7 कैरेक्टर वाले पौधे को चुना। किसके पौधे को चुना था? मटर के पौधे। मटर का साइंटिफिक नाम क्या था मटर के पौधे का? तो पायसम सटाइवम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बार बार रिपीट करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या माना जाता है? जेनेटिक्स का फादर माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। कहां पे हुआ था? जर्मनी के सिलेसिया ग्राम में। अब सिलेसिया ग्राम कहाँ है? चेक गणराज्य के भाग में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए जो कैरेक्टर है इसमें क्या है कि एक आ जाता है डोमिनेंस और दूसरा आ जाता है रिसेसिव। ठीक है, तो एक होता है डोमिनेंस यानी प्रभावी कैरेक्टर का और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर का। तो टोटल कितने कैरेक्टर चुने थे मेंडल ने? तो 7 कैरेक्टर, कहीं आप 4 ले दे दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये 7 कैरेक्टर यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये है सीरियल नंबर आपका। यहां पे कैरेक्टर दे देते हैं। ठीक है, यहां डोमिनेंस दे देते हैं और एक साइड रिसेसिव दे देते हैं। डोमिनेंस ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। यहां कैरेक्टर में हाइट देते हैं सबसे पहले।
ठीक है। तो ये हाइट में एक था टॉल और दूसरा था ड्राफ्ट। ठीक है। तो एक था क्या, हाइट में दो पौधे थे, एक था बौना, एक लंबाई में क्या था, एक था लंबा जिसको डोमिनेंस ट्रेट में रखा गया है, और एक था रिसेसिव ट्रेट। ठीक है। नेक्स्ट है सीड सेप। सीड सेप एक होता था राउंड, अभी भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि होता था बोल दिए तो था समझ लीजिए। एक होता है राउंड और दूसरा होता है रिंकल्ड। ठीक है। तो सीड का शेप यानी बीज का आकार कैसा था, राउंड गोल और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में क्या था, डोमिनेंस कैरेक्टर पे येलो और रिसेसिव कैरेक्टर पे ग्रीन। ठीक है। तो डोमिनेंस कैरेक्टर पे क्या था, येलो था और ग्रीन था, रिसेसिव पे ग्रीन था। ठीक है। फ्लावर कलर। फ्लावर कलर पे क्या था, फ्लावर कलर पे डोमिनेंस कैरेक्टर पर, फ्लावर कलर पे डोमिनेंस कैरेक्टर पर ग्रीन, ग्रीन, वायोलेट, बैगनी कलर, और एक आता है रिसेसिव पे व्हाइट कलर। ठीक है। उसके बाद फ्लावर का जो पोजीशन होता है वो होता है फ्लावर पोजीशन एक्सल। एक फ्लावर का जो पोजीशन होता है वो कैसा होता है, एक्सल होता है, और एक होता है टर्मिनल पोजीशन। सतमा पॉड से फली का आकार, फली का आकार, पॉड से फली का आकार एक हो जाएगा। पॉड शेप पे आ जाएगा इनफ्लाटेड, और कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है। ये पॉड का क्या शेप है। उसके बाद सतमा में आएगा पॉड कलर, ग्रीन और यहां येलो। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि क्या क्या है। सबसे पहले मटर के पौधे नंबर 1, हमारे हिसाब से नंबर 1, कोई कोई और कहीं भी सेट कर सकता है, ऐसी बात नहीं है।
तो ये हाइट पे लिया, जिसको किसने रखा, डोमिनेंस ट्रेट है टॉल उसका और रिसेसिव ट्रेट है ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद सीट शेप में क्या रखा, राउंड और रिंकल। राउंड मीन्स क्या होता है, गोल, और ये रिंकल मीन्स झुर्रीदार। कलर ऑफ सीड, कलर कैसा था सीड का यानी बीज का रंग कैसा था, तो डोमिनेंस ट्रेट में था येलो और रिसेसिव ट्रेट में था ग्रीन, ठीक है। फ्लावर का कलर कैसा था, वायोलेट और व्हाइट, ठीक है। डोमिनेंस में वायोलेट और रिसेसिव में व्हाइट था, ठीक है। उसके बाद फ्लावर पोजीशन कैसा था, तो एक्सल, फ्लावर का पोजीशन फैला, और एक है टर्मिनल पोजीशन, ऐसे। उसके बाद है पॉड, पॉड शेप कैसा था, तो इनफ्लेटेड, थोड़ा फैला हुआ, थैली के आकार का, और एक कंस्ट्रेक्टेड, थोड़ा सिकुड़ा हुआ, ठीक है। पॉड कलर कैसा था, ग्रीन और येलो। ये क्वेश्चन यहां से उठ सकता है और यहां से उठ सकता है कि बताइए कि डोमिनेंट स्ट्रेट में मटर के जो पौधे हैं उसमें येलो कलर के डोमिनेंट स्ट्रेट में कलर का सीड कैसा होता है, तो कलर का सीड आप ग्रीन नहीं डालिए, येलो डाल दीजिएगा। अगर पूछ ले कलर ऑफ सीड कैसी होती है, रिसेसिव में, ठीक है। मटर के पौधे यानी मेंडल जो अपने 7 प्रयोग किए थे, 7 लक्षण जो चुने थे, उस लक्षण में से कलर ऑफ सीड यानी बीज का कलर मटर के पौधे का रिसेसिव में कैसा होता है, तो वहां येलो नहीं मार देना है, वहां पे ग्रीन मारना है, ठीक है। ये जो है ना, ये डोमिनेंट ट्रेट को याद अच्छे से करना है और रिसेसिव ट्रेट को याद अच्छे से करना है, तभी आप यहां से 1 नंबर उठा सकते हैं, वरना आपका 1 नंबर जा सकता है, ठीक है। अब आगे जो है इस 7 लक्षण में से कौन लक्षण लिए हैं पहले, उस लक्षण के बारे में हम जानेंगे और कैसे इसका अध्ययन किया वो भी जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मेंडल का जो पहला प्रयोग है वो है मोनोहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो उसमें एक संकर प्रयोग किया था, ठीक है ना, एक संकरण प्रयोग पहले किया था। तो मोनोहाइब्रिडाइजेशन की क्रिया होती है, इसमें मोनोहाइब्रिडाइजेशन की क्रिया होती है जिसमें कि मेंडल का प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग क्या था, तो मोनोहाइब्रिडाइजेशन का क्रिया था, प्रयोग था, ठीक है। उसको ही हम अभी शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल्स का प्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहले मेंडल ने कितने प्रयोग किए थे, तो मेंडल ने कुल प्रयोग जो किया था वो प्रयोग है, सबसे पहला क्या किया था मेंडल, सबसे पहले का प्रयोग है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किया, तो ये कैसे किया, देखिए इसमें एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस और एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक क्वालिटी उठते हैं यानी एक कैरेक्टर सामने आता है,
ठीक। और डाई में कितने कैरेक्टर आते हैं? 2 कैरेक्टर सामने आते हैं। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करवाया और मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी करवाया। किसने करवाया? मेंडल ने करवाया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम किसको करेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करेंगे। तो देखिए मटर के जो एक कैरेक्टर होते हैं, एक कैरेक्टर को उठाना है और उसका लक्षण पे हम क्या करेंगे? हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की क्रिया करने वाले हैं। तो चलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस की क्रिया शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पहला कैरेक्टर क्या लिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टाल प्लांट और ड्राफ्ट प्लांट को उठाया था। एक चीज ध्यान रहे, ग्रेगर जॉन मेंडल जो भी होते हैं, जब कभी भी पॉलिनेशन की क्रिया होती है, यानी कि कभी भी रिप्रोडक्शन की क्रिया या फ्यूजन की क्रिया होती है, उस जगह किसका प्रयोग होता है? जीन का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल जीन के बदले ये जीन का नाम नहीं दिया। इस जीन को क्या नाम दिया था? वो फैक्टर बोले थे। ठीक है, इसका नाम क्या दिया था? जीन का नाम वो फैक्टर बताए थे। ठीक है, कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि डीएनए में क्या पाए जाते हैं? तो फैक्टर पाए जाते हैं, यानी इनके गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? तो 2 फैक्टर पाए जाते हैं। तो इसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किसको उठाया? एक टॉल प्लांट को लिया और एक ड्राफ्ट प्लांट को ले लिया। ठीक है, टॉल प्लांट को हम टी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको नोटिफाई किससे कर रहे हैं? टी से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पेरेंट्स लेते हैं। एक संकर प्रयोग है ये। तो यहां पे पेरेंट्स जब आता है, ये पेरेंट्स है। ठीक है, तो पेरेंट्स पे टी 2 फैक्टर बताए आपको, तो यहां पे टी टी हो जाएगा, यानी टॉल। ठीक है, अब जब हम इसका क्या लेंगे? सेम कंडीशन का, यानी फैक्टर होने के कारण जब ये दोनों टी टी है, तो इस पे हम शॉर्ट प्लांट यानी ड्राफ्ट प्लांट का क्रॉस करवाते हैं। तो किससे करवाएंगे? स्मॉल टी से करवाएंगे। ये नहीं समझना है कि यहाँ पे हम क्रॉस करवा रहे हैं तो किससे करवा रहे हैं? ये टी है, ड्राफ्ट टॉल प्लांट है तो टी ले लिए, और ड्राफ्ट प्लांट है तो डी ले लिए। ये नहीं समझना है, ये समझना है कि ये टॉल प्लांट है और ये ड्राफ्ट प्लांट है। ये दोनों का क्रॉस जब हम करवाते हैं तो क्या होता है? यहां से ये क्रॉस होगी, तो लेकिन यहां पे जानते हैं ना कि ये मियोसिस की क्रिया करती है, मियोसिस डिवीजन होती है, और डिवीजन होने के दौरान ये 2 नए गैमेट्स तैयार कर देते हैं। सेम वैसा प्रोसेस इसमें भी होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये
क्या तैयार हुआ? गैमेट्स। अब ये जो है इसके साथ फ्यूज किया तो क्या बनाया? टी, स्मॉल टी बना लिए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। दूसरा फ्यूज इसने इसके साथ किया तो ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बना लिए। फिर तीसरा फ्यूज इसके साथ हुआ जो ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बना लिए। फिर चौथा फ्यूज इसके साथ हुआ जो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना लिए। ये जनरेशन 1 है। ये फर्स्ट जनरेशन जिसको पीढ़ी 1 बोला जाता है, ठीक है। अब ये पीढ़ी 1 फिर क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले दिया है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल 3 नियम पारित किए थे। ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल का लॉ क्या क्या था? तो 3 लॉ था। सबसे पहले था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस देखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये जो है ना जनरेशन 1 में क्या कहता है कि सिर्फ तो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में क्या होती है कि सिर्फ तो सिर्फ डोमिनेंस ही दिखाई देते हैं, लो वाले नहीं देते हैं, यानी रिसेसिव की क्रिया इस पे दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण जनरेशन 1 पे हाइब्रिडाइजेशन टाइप का जितने सारे सीड बने वो हाइब्रिड सीड बन गए। अब फिर ये जो जनरेशन है जनरेशन 1 में फिर क्या किया गया? वह फिर सोचा कि क्यों इसमें रिसेसिव की क्रिया क्यों दिखाई नहीं देती है, तो रिसेसिव ट्रेट क्यों दिखाई नहीं देते हैं, तो वह रिसेसिव की क्रिया करवाने के लिए फिर से उस पे क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, यानी स्वपरागन की विधि करवा दिया। किसमें? जनरेशन 2 में। तो जनरेशन 1 में वो क्या करवाया? जनरेशन 1 में वह सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया कि हम रिसेसिव का लक्षण ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वह रिसेसिव का लक्षण ज्ञात करने के लिए क्या किया? जनरेशन 1 में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जिसमें एक टी और स्मॉल टी। उसके बाद इसका जो है सेल्फ पॉलिनेशन यानी क्रॉस करवाया, तो यहां पे भी टी और स्मॉल टी। जब ये दोनों नए संतान यानी फिर से गैमेट्स तैयार किए तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना। फिर उसी तरह यहां भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बन गया, ठीक है। तो ये जब किसके साथ? इसके साथ प्रयोग कर रहा है तो ये क्या बनाते हैं? कैपिटल टी बना लेते हैं। फिर ये स्मॉल टी के साथ प्रयोग किया तो क्या बनाते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाते हैं। फिर ये कैपिटल टी के साथ प्रयोग किया तो ये बनाते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी।
फिर ये क्या करते हैं, स्मॉल टी के साथ फ्यूज किया तो स्मॉल टी बना लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल टी बना लेते हैं, इस तरह की क्रिया होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये टी यहाँ पे जो है जनरेशन 1 पे सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जिसका गैमेट्स ये बना, ये क्या बना, जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट की संख्या जो गिनती कीजिए आप कि कितने हैं, तो जाइगोट की संख्या को हम जब गिनती करते हैं तो यहां कितना आ जाता है, 1 आया कैपिटल, यानी सबसे जो डोमिनेंस है वो सबसे लंबे, यानी कि जो टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट की संख्या कितनी आ जाएगी, तो टॉल प्लांट की संख्या 1 आएगी। ठीक है, और ये जो है हाइब्रिड टॉल आएंगे, तो हाइब्रिड टॉल की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएंगे, 1 2, और एक ड्राफ्ट प्लांट का आ जाएगा, तो ड्राफ्ट का कितना, 1 आ जाएगा। तो 1 2 1 हो जाता है किसका, ये है आपका फिनोटाइप रेशियो। ये जो है फिनोटाइप रेशियो, यानी टॉल प्लांट जो है ये नेचुरल रूप से एक टॉल बनेंगे, हाइब्रिड टाइप के टॉल 2 बनेंगे और ड्राफ्ट प्लांट 1 बन जाएगा। तो इसमें से जो है एक आएगा, 2 रेशियो पूछा जाता है कि जो एक संकर प्रयोग, मेंडल के एक संकरण प्रयोग में जो टॉल प्लांट का किया था, उसमें से फिनोटाइप का रेशियो कितना है। तो यहां देख लीजिए, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 3 टॉल है और एक क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टॉल हो जाते हैं, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटाइप रेशियो 3:1। ठीक है, अब एक और आता है कि जीनोटाइप रेशियो बताइए। जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप रेशियो कितना आ जाता है, ये देखना है कि जीनोटाइप रेशियो कितना आएगा। ठीक है, तो एक आएंगे टीटी का, यहां ध्यान से देखिएगा, एक आ जाता है टीटी, यानी 1 हो गया, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। तो यहाँ पे देखिए 1 2 1, ये जो है आपका जीन है, ये बताता है कि एक टॉल प्लांट बने, दूसरा हाइब्रिड बने और तीसरा ड्राफ्ट बने। तो इसमें से क्या क्या आ गया, आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्रिया यहाँ पे बताता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्रिया है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या बताया कि डोमिनेंस पाए जाते हैं, जितने सारे बीज बनते हैं वह डोमिनेंस होते हैं, जो सारे के सारे लंबे होते हैं, यानी टॉल होते हैं। और F2 में जैसे जाते हैं हम, ये वाले में F2 में जैसे जाते हैं, जनरेशन 2 जब हमारे पास बनता है तो उसमें रिसेसिव की क्रिया पाई जाती है। तो रिसेसिव की क्रिया लुप्त नहीं होती है, रिसेसिव की क्रिया जो है फर्स्ट जनरेशन में आए तो आए, नहीं आए तो सेकंड जनरेशन में आएंगे, अगर सेकंड में भी नहीं आएंगे तो थर्ड जनरेशन में आएंगे। अब रही बात जीनोटाइप रेशियो हम जो निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी नेचुरल मेथड, ये हाइब्रिड टाइप का है। ठीक है, हाइब्रिड टाइप का सीड है, कितने 1 और 2 है, और एक एकदम पूरा का पूरा ड्राफ्ट है। तो ये वाले टॉल का पहला हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, ये जीनोटाइप रेशियो है। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:1, और फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1 है। तो इसमें क्या है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमने देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहता है कि वो उसका डोमिनेंस क्या है। तो डोमिनेंस पहले जो है हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में दिखा रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंस की क्रिया है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, लंबे पौधे बनते हैं,
इसमें शॉर्ट पौधा क्यों नहीं बना, यानी ड्राफ्ट पौधा क्यों नहीं बना, जबकि ड्राफ्ट पौधा और टॉल पौधा दोनों का क्रॉस करवाए तो ड्राफ्ट कहाँ चुक गया। तो फिर से जनरेशन 1 में सेल्फ पॉलिनेशन कौन करवाया, मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जनरेशन 1 से, और जनरेशन 1 से सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के दौरान वह जायगोट को पाया, यानी बीज प्राप्त हुई। क्या बीज प्राप्त हुई, टीटी, यानी लंबे हो गए, लंबे 3 पौधे लंबे हुए और 1 पौधे शॉर्ट यानी ड्राफ्ट हो गए, यानी कि 3 पौधे लंबे होते हैं और 1 पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है कि प्रभाव जो है अपना, यानी कि रिसेसिव की क्रिया जो है अपना इफेक्ट दूसरे जनरेशन में दिखा देते हैं, फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा पाते हैं। और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन की क्रिया जो है, तो यहाँ पे क्या करता है, जब ये टॉल प्लांट है तो ये टॉल प्लांट अपने सिग्रीगाइड करते हैं। देखिए यहां से एक क्रोमोसोम को अलग, एक क्रोमोसोम को अलग कर देता है, तो यहाँ पे म्यूसिस की क्रिया होती है और दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, सिग्रीगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वह चुन चुन के अलग कर रहा है, इस विधि को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। इसको हम अभी अच्छे से भी करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, आप लोग इतने अध्ययन को अच्छे से किए, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि फिनोटाइप रेशियो कितना होता है, फर्स्ट हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो कितना होता है और जीनोटाइप रेशियो कितना होता है। तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 होता है, 3:1, और जीनोटाइप रेशियो 1:2 होता है, ठीक है। ये सारे क्रिया आज आपको कंप्लीट करवाए। फिर नेक्स्ट आपका जो है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के बारे में अच्छे से बताएंगे, जिसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस होगी, उसमें हम लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को अच्छे से बता देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।